हाय दोस्तों, मैं मोहित कुमार स्टूडेंट टॉपिक्स ऑफिशियल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। आइए बात करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। इसके प्रश्न ये है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में कौन सही होगा वो बताना है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तीसरा है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। चौथा ऑप्शन है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो हमारा प्रश्न का उत्तर ही कौन सा होगा? हमारा प्रश्न का उत्तर होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि कृष का विलोम ज्ञात करें, यानी कृष का विलोम क्या होता है। आइए देखते हैं। बिटअप होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, केश होता है, भव होता है। ये 4 ऑप्शन है। कह रहे हैं कृष का विलोम क्या होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि कृष का मतलब क्या होता है। कृष का मतलब होता है दुबला पतला, या ये कह सकते हैं कि कमजोर। कृष का अर्थ ये होता है दुबला पतला या कमजोर, दोनों होता है। लेकिन हमारा इसका विलोम बताना है कि दुबला पतला का विलोम क्या होगा। पहला है बिटअप। बिटअप मीन्स होता है वृक्ष। बिटअप मीन्स इसका वृक्ष होता है। उसके बाद हम बात करते हैं केश। केश मीन्स होता है सिर का बाल। सिर का बाल हो जाता है। भव मीन्स होता है संसार। भव मीन्स संसार होता है। तो हमारा प्रश्न ये था कृष का विलोम क्या होगा, यानी कि दुबला पतला या कमजोर में कमजोर अर्थ है, इसका क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। हृष्ट पुष्ट मतलब होता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न का। क्या कह रहा है देखिए, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, यानी खूंटी का बहुवचन बताना है कि खूंटी का बहुवचन क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि बहुवचन क्या होता है, बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के आइए जानते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर खूंटियों भी नहीं होगा। चौथा नंबर खूंटियों भी नहीं होता है। क्या होता है? खूंटी का बहुवचन खूंटिया होता है। हमारा ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। क्या दिया है शब्द? अज का एक अर्थ दिया है अजन्मा। तो पूछ रहा है कि दूसरा अर्थ क्या होगा, यानी कि अज का एक अर्थ अजन्मा दिया है, तो दूसरा अर्थ ये चारों में से कौन होगा ये बताना है। आजन्म होगा, निर्भीक होगा, आजीवन होगा, ईश्वर होगा। जानेंगे कि आजन्म मिस क्या होता है। आजन्म मिस होता है आजीवन। निर्भीक मिस होता है निडर। निर्भीक मिस निडर होता है। और आजीवन मतलब जीवन भर। तो हमारा प्रश्न ये है कि अज का पहला जो अर्थ होगा अजन्मा होगा, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? तो दूसरा अर्थ हो जाएगा ईश्वर। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये चारों में से बताना है कि कौन सा जो शब्द है जो शुद्ध लिखा हुआ है। तो बात करते हैं प्रतिनिधि। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है
ये दूसरा नंबर होगा नहीं, इस तरह से लिखा नहीं जाता है। तीसरा भी ऑप्शन इस तरह से नहीं लिखा जाता है। चौथा भी ऑप्शन इस तरह से नहीं लिखा जाता है। कौन सा सही होगा? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत से जो का त्यो आ गया है, उसे ही हम तत्सम कहते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा तत्सम है। आज है, आंख है, अग्र है, आग है। तो आज जो हो जाएगा ये तद्भव हो जाएगा, ये तो तत्सम होगा नहीं। आंख जो है ये भी तद्भव होगा, तत्सम होगा नहीं। आग है, आग भी तद्भव है, तत्सम होगा नहीं। अग्र है, अग्र जो है तत्सम है, इसका तद्भव हम बनाएंगे तो आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। क्या कह रहा है? पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? क्या प्रश्न क्या है? पर्वत की तलहटी, ये बताना है कि ड्रोन होगा, बेसिन होगा, घाटी होगा, उपत्यका होगा। तो ड्रोन किसे कहते हैं ये हमको जानना जरूरी है। यानी कि वैदिक काल में एक लकड़ी का बर्तन होता था जो कि उसमें सोम रखा जाता था, उसी को ही ड्रोन कहते हैं। उसके बाद बेसिन क्या होता है? बेसिन उसे कहते हैं कि ये जल विभाजक का कार्य करता है, जल को 2 भागों में बांट देते हैं, उसी को ही बेसिन कहते हैं। घाटी क्या होता है? यानी कि दो पहाड़ों के मध्य में जो गड्ढा होता है या स्थान होता है, उसी को घाटी कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच में जो गहरा भाग होता है उसी को घाटी कहते हैं। उपत्यका क्या होता है? उपत्यका उसे कहते हैं कि 2 पहाड़ों के बीच का जो भाग होगा, गहरा नहीं, गहरा तो घाटी हो जाएगा, 2 पहाड़ों के बीच में जो भाग होगा उसी को ही उपत्यका कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? यानी कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या होगा? कृपण होगा, मसृण होगा, मितव्ययी होगा या अल्प व्ययी होगा। तो हमारा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। तो मसृण का मतलब होता है चिकना या मुलायम। मसृण का अर्थ होता है चिकना या यो कह सकते हैं कि मुलायम। और मितव्ययी और अपव्ययी दोनों एक दूसरे के क्या है? समानार्थी है। इसका मतलब ये होता है कि कम खर्च करना, कम खर्च करना होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कृपण। कृपण मीन्स होता है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से अगर कोई धन व्यय करता है उसी को ही क्या बोलेंगे? कृपण बोलेंगे। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्या कह रहा है कि सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है भाई? उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? ये चारों में से बताना है। शत्रु होगा, विपक्षी होगा, सहयोगी होगा या प्रतिरोधी होगा। तो आइए जानते हैं क्या प्रश्न कर रहा है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने। अब इन चारों में से कौन सा भरा जाएगा? तो इन चारों में से भरा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है सही। क्या शत्रु लगाने से क्या होता है देख लीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो
क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्या कह रहा है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी कि अरविंद का पर्यायवाची बताना है। क्या होगा? कल्प वृक्ष होगा, केवड़ा होगा, कमल होगा, गुलाब होगा। इन चारों में से कौन सा सही है वो बताना है। कल्प वृक्ष एक क्या है? एक वृक्ष है। केवड़ा जो है एक लंबे पत्ते वाला फूल है, पत्ते वाला फूल है। और गुलाब जो है ये भी एक फूल है। और हमारा जो है कमल, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में संधि बताना है कि कौन सा संधि होगा। अयादि संधि होगा, यण संधि होगा, व्यंजन संधि होगा या विसर्ग संधि होगा। तो निर्धन में हम निर्धन को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई? निर्धन को जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? नीह धन धन। तो नीह धन धन बनेगा। तो ये क्या है? ये विसर्ग है। तो इसे पता चलता है कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है, क्योंकि यह विसर्ग संधि होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न का। क्या कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में समास बताना है। क्या होगा भाई? तत्पुरुष समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आइए जानते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जो कि उत्तर पद प्रधान हो। जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में तीसरा पद प्रधान होगा, जिस समास में तीसरा पद प्रधान होगा उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा उसे द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है? देशांतर में समास बताना है। अगर हम देशांतर को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? देशों का अंतर, देशों का अंतर, यानी कि कारक जो आता है हमारा तत्पुरुष समास में भी आता है। तो देशों का अंतर ये कारक हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाता है कि तत्पुरुष समास। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम बात करते हैं। क्या कह रहा है कि अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, रूपक होगा या उपमा होगा। आइए जानते हैं कि अनुप्रास किसे कहते हैं। अनुप्रास उसे कहते हैं जहाँ वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद बात करते हैं श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ पर कोई शब्द, जहाँ पर कोई एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार उसे कहते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की भिन्नता बताई जाए, उपमेय में उपमान की भिन्नता बताई जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर दो वस्तुओं में समानता बताई जाए। तो हम इन चारों का परिभाषा बताया है, लेकिन हमें बताना है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार कौन सा होगा। तो हमारा जो अलंकार हो जाएगा 3 नंबर हमारा अलंकार रूपक अलंकार सही हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव बताना है। इन चारों में से कौन सा तद्भव होगा। कह रहा है पहला ऑप्शन कि इष्टिका होगा, कुपुत्र होगा, अमीय होगा,
उल्लुक होगा। तो क्या बताना है? तद्भव बताना है। तो तद्भव जो बताना है, तो तद्भव किसे कहते हैं उसे जानना जरूरी है। तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर, परिवर्तित होकर के हिंदी में आ जाना, उसी को ही क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। तो क्या होगा? इष्टिका, इष्टिका ये जो है कि तत्सम है, ये तो होगा नहीं। कुपुत्र, ये भी तत्सम है, ये भी होगा नहीं। उलुक, ये भी नहीं होगा, ये भी तत्सम है। हमारा अमी होगा। अमी जो है तद्भव है, इसका जब हम तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी है। तीसरा का क्या कर रहा है? तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला देखते हैं, अवधि, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर है। ये ब्रज भाषा के सूर नहीं हो सकते हैं, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि है और सूर ब्रजभाषी है। ब्रजभाषी कोई शब्द नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि है, इसमें भी ब्रजभाषी है, ब्रजभाषी होता नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है। तो ये सही हो जाता है। चौथा नंबर हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाता है, क्योंकि तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा है, यहाँ पर यहाँ ब्रजभाषी थी, इसलिए ब्रज भाषा हमारा सही हो जाता है। ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। क्या कर रहा है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का अस्थायी भाव ऑप्शन दिया है, उत्साह दिया है, शोक दिया है, रति दिया है, हास्य दिया है। तो करुण रस का बताना है कि क्या अस्थायी भाव क्या होगा। तो उत्साह जो होता है वीर रस का अस्थायी भाव होता है। शोक जो होता है करुण रस का होता है। और रति होता है श्रृंगार का, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। हास्य का हास हो जाता है, अस्थायी भाव हास हो जाता है। तो इस तरह से करुण रस का अस्थायी भाव हमारा सही हो जाता है शोक, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न का। क्या कह रहा है? मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? यानी कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल का भेद है ये बताना है। आसन्न भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल होगा या पूर्ण भूतकाल होगा। इस वाक्य को पढ़ेंगे तो क्या पता चलता है कि मैं खाना खा चुका था, यानी कि जो खाना है वो कोई खा रहा है, वो पूरा खा चुका था। तो जानते हैं कि जो खाना है पूरा खा चुका था, यानी कार्य बहुत पहले क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाता है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है वो बताना है। यानी कि राजा जो है सेवक को कंबल देता है, इसमें बताना है कौन सा कारक होगा। संप्रदान कारक होगा, कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा या संबंध कारक होगा। तो आइए बात करते हैं इसमें कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है।
यानी कि ने होता है। कर्म का क्या होता है? को होता है। संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की और आदि होता है। हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि राजा सेवक को कंबल देता है। जब किसी को कुछ देने की बात कही जाए तो वहां पे हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न का। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा को लिंग परिवर्तित करके बताना है, क्या होगा? ठठेरिन होगा, ठठेरिनी होगा, ठठेरी होगा या ठठारी होगा। यानी कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करके बताना है। तो ठठेरनी होता नहीं है, ठठेरी भी नहीं होता है, ठठारी भी नहीं होता है। क्या होता है? ठठेरिन। हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का चयन करना है। क्या है प्रश्न? माता जी को यहाँ रिक्त स्थान यहाँ भरना है। क्या भरा जाएगा? ये चार ऑप्शन दिया गया है। आशीर्वाद, शुभकांक्षा, प्रणाम, स्नेह। बताना है कि इन चारों में से कौन सा भरा जाएगा। माता जी को क्या आशीर्वाद होगा, शुभकांक्षा होगा, प्रणाम होगा, स्नेह होगा। तो माता जी को प्रणाम, ये आशीर्वाद नहीं होगा, शुभकांक्षा नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, माता जी को प्रणाम। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाता है। तो साथियों उम्मीद है कि जो हमारी 20 प्रश्न का सेट आज हमने पूरा किया और उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस